हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे वाणिज्यिक न्यायालय का पदानुक्रम। ठीक है, इससे पहले वीडियो में क्या किए थे तो ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायत न्यायालय। ठीक है, तो अब वाणिज्यिक न्यायालय का पदानुक्रम मतलब कैसे कैसे इसका है। तो वाणिज्यिक न्यायालय का पदानुक्रम जो देखें तो ये 2015 का अधिनियम है। ठीक है, जहाँ उच्च न्यायालयों के पास साधारण मूल सिविल अधिकारिता या क्षेत्राधिकार होती है, जो कि 5 न्यायालय होती है। ठीक है, अगर देखें तो मूल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों का वाणिज्यिक प्रभाग न्यूनतम 1 करोड़ रुपए या अधिक मूल्य के मामले में होता है, तो उच्चतम न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग में जाता है। ठीक है, जहां उच्च न्यायालय के पास साधारण मूल सिविल अधिकारिता न हो वहाँ नहीं जाता है। अगर जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय की देखें तो न्यूनतम 1 करोड़ रुपए या अधिक तब उच्चतम न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग में जाता है। भारत के पहले वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निवारण केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद के निवारण केंद्र कहाँ स्थापना हुआ? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, अगर अब बात करें सौदा अभिभावक की, तो इसके तहत दंडनीय अपराध का आरोपी व्यक्ति कानून में निर्धारित दंड से कम दंड हेतु याचिका करता है। इसके लिए आवेदन कम गंभीर अपराध के लिए किया जाता है। साथ ही अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया जाता है। इसे मुख्य रूप से सुनवाई पहले बर्ता करता है। भारत में सौदा अभिभावक को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में वर्ष 2006 में शामिल किया गया था और CRPC के भाग 21A क्लॉज A के अनुच्छेद 265A से 265L में इससे संबंधित उपबंध किए गए हैं। हालांकि यह केवल बहुत कम मामलों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, अगर सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को उस तकनीकी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें विवाद का समाधान दबाव की बजाय मैत्रीपूर्ण ढंग से सहमति से किया जा सकता है। यह मुख्यतः नियोजन की शर्तों से संबंधित होता है। कर्मचारी की बात करें तो जिनका प्रतिनिधित्व प्रायः श्रमिक संघ है, इसका प्रयोग विभिन्न मुद्दों जैसे वेतन, कार्य की दशाएं आदि पर शिकायतें का प्रकट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल की बात करें, अधिकरण की, तो अधिकरण ऐसा निकाय होते हैं जिन्हें विशेष कानून द्वारा गठित किया जाता है। ये अर्ध न्यायिक कार्य संपादित करते हैं। भारत में अधिकरणों का विकास की अगर देखें तो ARC यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 1966 से 1970 के मध्य पहले आया था। JC शाह समिति 1969 में, फिर प्रथम ARC 1966 से 1970 के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर आया स्वर्ण सिंह समिति यानी स्वर्ण सिंह समिति 1978 में, 1976 में। ठीक है, फिर आया 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही। ये भाग गप्त में अनुच्छेद 333A और 323B जोड़े गए थे, जिसमें बोला गया था कि प्रशासनिक अधिकार अधिनियम 1985 के माध्यम से कैट स्थापित होगा। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को सैट स्थापित करने हेतु सक्षम बनाया था और समिति के प्रशासनिक अधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, कैट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, और अगर साइट को देखें तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी कैट का हिंदी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और साइट का राज्य प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, आर्टिकल 323A की देखें तो प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित है और आर्टिकल 323B अन्य मामलों के लिए अधिकरण से संबंधित है। ठीक है,
भारत में अधिकरण का वर्गीकरण की अगर देखें तो पहला, अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले प्रशासनिक निकाय, ये किसी विभाग या अन्य निकाय का अहम हिस्सा होते हैं। दूसरा, प्रशासनिक निर्णय लेने वाले निकाय, कहता है ये विभाग के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस प्रकार किसी विवाद का निर्णय करने वाले व्यक्ति एक न्यायाधीश की भांति न्यायिक रूप से निष्पक्ष होकर करता है। उदाहरण के लिए आयकर अपील अधिकरण वित्त मंत्रालय के अधीन न होकर विधि मंत्रालय के अधीन होते हैं। तीसरा कहता है आर्टिकल 323A और 323B के अधीन गठित अधिकरण, इसकी उत्पत्ति के स्रोत संवैधानिक है। इसके पास उच्च न्यायालय के समान शक्तियां प्रदान है, यानी हाई कोर्ट के समान है। आर्टिकल 323A और 323B में अंतर क्या है? तो 323A कहता है केवल लोक सेवाओं के मुद्दों के निपटाने के लिए अधिकरण की स्थापना से संबंधित, और वहीं आर्टिकल 323B कहता है कुछ अन्य मुद्दे जैसे करारोपण, विदेशी मुद्रा, औद्योगिकी और श्रम, पूंजी सुधार आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबद्ध होता है। वहीं जहां आर्टिकल 323 के अधीन कहता है अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा की जाती है, वहीं आर्टिकल 323B के तहत अधिकरणों की स्थापना संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा उनके विधायी दायरों के आने वाले मुद्दे के संबंध में की जा सकती है। आर्टिकल 323A कहता है कि केंद्र के लिए केवल अधिकरण और प्रत्येक राज्य के या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण स्थापित किया जाता है, जिसके तहत अधिकरण के पदानुक्रम का कोई प्रश्न नहीं उठाता। हालांकि अनुच्छेद 323B में अधिकरण के पदानुक्रम का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अगर विभिन्न प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों के निपटाने के लिए कुछ अन्य अधिकरण के देखें तो पहला आता है टैट, मतलब इटैट, आयकर अपीली अधिकरण। दूसरा आता है सीसैट, मतलब CECSTT, ठीक है, जिसमें आता है सीमा, उत्पाद और सेवा कर अपीली अधिकरण। तीसरा आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। चौथा आता है प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण, और पांचवा आता है प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण, और छठा जल विवाद अधिकरण, और सातवां सशस्त्र बल अधिकरण आदि। ठीक है, अगर अर्ध न्यायिक कार्य ये कौन कौन से कार्य करते हैं? तो अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं, ये अपने आदेशों से कानून का निर्माण भी कर सकते हैं, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं, और ये सिविल प्रक्रिया संहिता के सख्त नियमों से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, कैट की बात करें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। इसकी मुख्य न्यायपीठ दिल्ली और अतिरिक्त न्यायपीठ अलग अलग राज्यों में है। न्यायपीठ वर्तमान में 18 न्यायपीठ है। नवीनतम संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में है। ठीक है, क्षेत्राधिकार की बात करें तो कैट के पास इसके दायरे में आने वाले सभी लोक सेवकों की नियुक्ति और सभी सेवाओं के मुद्दे के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगर संरचना की बात करें तो कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। वर्तमान में 65 हैं। ठीक है, अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होते हैं। वर्ष 2006 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम में संशोधन द्वारा सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा दिया गया था। इन्हें दोनों न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से चुना जाता है, और कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कैट के आदेश के खिलाफ के अपील देखें तो कैट के आदेश के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय को दंड यानी खंडपीठ की समझ की जाएगी, जो कि चंद्र कुमार 1997 के केस में कहा गया था। ठीक है, साइट की अगर बात करें तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण
इसमें क्या था, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र सरकार को संबंधित राज्यों के विशेष निवेदन पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। साइट के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 18 तारीख 10वां महीना 2010 में हुई थी। ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण और वन अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान हेतु अधिसूचित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशिष्ट पर्यावरण अधिकरण से स्थापित करने वाला भारत विश्व के तीसरे देश बन गया है और एनजीटी का मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। भोपाल, पूना, कोलकाता और चेन्नई इनका अन्य पीठ है। ठीक है। अगर संरचना की बात करें तो इसके अधिकरण में निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला, अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति। न्यायिक सदस्य की बात करें तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के केवल पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और विशेषज्ञ सदस्य की बात करें पर्यावरण से क्षेत्र से जुड़े तथा कम से कम 15 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति। और नोट की बात करें तो अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं। ये पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है। ये फिर से नहीं नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर अधिकार क्षेत्र की बात करें तो एनजीटी निम्नलिखित कानूनों के संबंध में मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। पहला, जल प्रदूषण या नियंत्रण अधिनियम 1914। दूसरा, जल प्रदूषण उपकरण अधिनियम 1977। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण अधिनियम संरक्षण जो कि 1986। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सब पर इनका क्षेत्राधिकार है। एनजीटी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 से संबंधित किसी मुद्दे पर भी सुनवाई करने के लिए शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है। अगर कार्य और शक्तियों की बात करें तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन प्रक्रिया बाध्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। और दूसरा कहता है अब निवेदनों और अपीलों के दर्ज होने की तिथि से 6 माह के अंदर उसका निपटान करना है तो अधिसूचित है। और तीसरा, एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में की जाती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और चौथा कहता कोई भी आदेश या अधिनिर्णय पारित करने से पहले उसे सतत विकास के सिद्धांत, निवारक सिद्धांत और प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है। एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय में निहित है। और छठा कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम बात करेंगे संवैधानिक संस्थाएं की। ठीक है, जिसमें यूपीएससी, एसपीएससी और एफसी ये सब आ जाएंगे। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करें। और कल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है।